हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की है और फिजिक्स में हमने अब तक 3 लेसन कंप्लीट करा दिए हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी का हिसाब है, आप अपने हिसाब से देख लेना। किसी यूनिवर्सिटी में यूनिट बोलते हैं तो किसी में चैप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके हिसाब से आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चैप्टर लीनियर मोशन वाला, दूसरा चैप्टर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और तीसरा चैप्टर आपका सेंटर ऑफ मास। तो 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बात करूंगा आपकी चौथे चैप्टर की। तो चौथा चैप्टर है आपका इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, राइट। तो ये इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन यानी प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघर्ष, ठीक है। तो ये चैप्टर है, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के बाद में आपको क्या है, रेगुलर वीडियो मिलेंगी। चाहे वीडियो कम लेंथ की मिल जाए, 30 मिनट की, 40 मिनट की, ठीक है, तो लेकिन रेगुलर मिला करेगी आपको। एक फिजिक्स की, एक आपकी मैथ की और एक केमिस्ट्री का भी 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा। जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर हमें तो ये नहीं पता कि वीडियो कहाँ पर हैं, तो उनको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे लिंक दे रखी है। और अब मैं आपके लिए सुटेबल, आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे कि आपको पता चल जाए। यानी कि वीडियो पर नंबर डाल दूंगा, जितनी भी आप शुरू से लेकर यानी कि पहले चैप्टर से लेकर अब तक की जो वीडियो होंगी उन पर सभी पर नंबर डाल दूंगा मैं कि ये पहली वीडियो, दूसरी वीडियो। तो आपको वीडियो फाइंड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए ये कितने में वीडियो है वो आपको मैं बता दूंगा। जैसे उस पर बाहर थंबनेल बनाऊंगा तो उस पर लगा दूंगा टैग कि भैया ये वीडियो है आपकी 22 या 12 है या जो भी है, इससे पहले वाली। फिर आपको ये पता रहेगी कि हम 12वीं वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले 11वीं वीडियो भी आपको देखनी चाहिए। इस तरीके से मैं आपको उसको डिजाइन कर दूंगा, ठीक है। थंबनेल को आपको टेंशन नहीं लेना, बस अब क्या रेगुलर आपको पढ़ाई की जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा इंटर वालों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे तो आपकी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। और कोई भूले बिछड़े जो बीएससी सेकेंड और फाइनल वाले देख रहे हैं इस समय, तो उनको मैं बता दूं उनका भी 1-2 दिन में, बिल्कुल भी फिक्र ना करें, स्टार्ट हो रहा है 1-2 दिन में ही, मात्र 1 या 2 दिन में, राइट। फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, राइट। चलिएगा, तो सबसे पहले हमारा इसमें टॉपिक आता है आपका, देखिएगा मेरे पास में ये नोट्स हैं। देखिए आपको मैं पहले बता दूं, ये नोट्स इस तरीके से लिखे हुए हैं, इम्पल्स। और फिर ये प्रॉपर इंग्लिश में लिखी गई है डेफिनेशन, फिर इसका फॉर्मूला, फिर इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, फिर इंग्लिश में फिर हिंदी में यानी दोनों लैंग्वेज में आपको थ्योरी दे रखी है। आपको पता चल जाएगा किस तरह की थ्योरी है, ठीक है। तो आपको फिक्र नहीं करना है। और आपको ये वाली जो आज जितना भी मैं करा रहा हूँ आज का, तो ये पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी होगी। जितना भी मैं पढ़ा दूंगा उतना मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। फिर उसके बाद में आपको एक साथ में इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। चलिएगा, तो अब है पहला टॉपिक है आपका इम्पल्स। इम्पल्स आ जाती है, या कभी कभी इस पर लिखा होता है इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। इसका मतलब क्या है, देखिए यह है आपका आवेग, यह है बल का आवेग। हिंदी इंग्लिश वाले किसी को भी कोई परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है आवेग। आपने इससे पहले थोड़ा सा एक चीज और पढ़ी थी। इससे पहले कौन सी चीज पढ़ी थी, आपने मोमेंटम पढ़ी थी। याद हो तो मैं थोड़ा सा उसको भी क्लियर करा दे रहा हूं। मोमेंटम यानी कि संवेग। संवेग क्या होता था, संवेग की परिभाषा आपने ये पढ़ी थी कि जैसे कि सपोज दैट ये कोई आपकी बॉल है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका। कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, या मैं बोलूँगा ये कोई आपकी क्या है, बॉडी है। और तो मतलब आप समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूँ या तो ये कोई वस्तु है या कोई क्या है, वस्तु, या आप समझ लीजिए कोई पिंड है, ठीक है। इस तरीके से मैं बोलूँ बॉडी, ऑब्जेक्ट, तो आप समझ जाना किसी वस्तु या किसी पिंड की बात हो रही है, यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एनी बॉडी। हमने इस पर क्या किया, एक फोर्स लगाया थोड़ा सा। सपोज दैट बॉल है और मैंने उसमें किक मार दी, एक किक मार दी, तो क्या होगा आपको पता है। थोड़ा सा देखो, आप बीएससी में हो या किसी भी क्लास में हो, मेरा मोटिव यही रहता है कि आप थोड़ा सा, जैसे ही मैं बोला करूं कि इस पे लात मारी, तो आपके दिमाग में तुरंत इसकी छवि बननी चाहिए, इसकी इमेज दिमाग में तुरंत के तुरंत आपको इरेज होनी चाहिए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। आप मेमोराइज करो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अपने दिमाग को
थोड़ा सा इमेजिनेशन में ले जाओ, थोड़ा सा उसको क्या करो, कल्पना किया करो बातों की। क्या कि भाई आप समझो कि आप एक ग्राउंड में हो और वहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, बॉल है, ये बॉल है तो इसका कुछ ना कुछ अपने आप में द्रव्यमान होगा। मैंने मान लिया कि इसका द्रव्यमान m है, राइट, इसका द्रव्यमान m है, और जैसे ही इस पर किक मारी यानी कि इस पर लात मार दी, तो लात मारेंगे तो ये बॉल क्या करने लगेगी, चलने लगेगी, ठीक है, यानी कि ये बॉल में क्या हो जाएगा, यानी कि मोशन करने लगेगी, अर्थात इसकी थोड़ा सा जैसे अब रुकी हुई है, इस पर थोड़ी बॉल लात मारेंगे तो ये चलने लगेगी। और आप दिमाग में सोचो ये चल रही है, और चलने के बाद में ये इस तरीके से आगे की ओर दौड़ रही है, ठीक है, तो जैसे ये दौड़ेगी आगे की ओर जा रही है दौड़ती हुई, तो इसमें कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, राइट। तो ये इसका द्रव्यमान था। आप कहोगे सर ये तो पतली कैसे होगी, भाई इतनी बड़ी है, आप समझ जाओ, ठीक है, यही बॉल है, यहाँ पर पहुंची, लेकिन इसका इस समय यहाँ पर वेग क्या था, यहाँ पर इस समय इसका वेग 0 था, पर यहाँ पर इसका वेग 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रुकी हुई थी, जैसी लात मारती थी चलने लगी, तो इसका कुछ ना कुछ वेग आ गया। तो हम कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की, ये क्या है, मास, m क्या है, मास यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान इंटू ये v यानी कि ये, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, यानी कि इसकी गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या आप इस तरीके से प्रोडक्ट को इस तरीके से भी लिख देते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं, और इसको p से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, p से। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा, यानी कि हमारा कि वस्तु, सपोज दैट कि ये वस्तु थी, इसका द्रव्यमान है 0.05 किलोग्राम, इतना किलोग्राम है, राइट। सपोज दैट भाई ये 50 ग्राम की वस्तु है, ऐसे समझ लीजिए, चलो इतना समझ लो, 50 ग्राम की वस्तु है, राइट, 50 ग्राम की वस्तु है, और इसमें आपका 5 मीटर, ऐसे समझ लीजिए आपका 10 मीटर प्रति सेकंड का इसमें वेग उत्पन्न हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड का इसमें वेग उत्पन्न हो गया, या सपोज दैट का आपका 2 मीटर प्रति सेकंड का, 1 मीटर में, 1 सेकंड में 2 मीटर दौड़ जाती है, इतने मीटर का इसमें वेग उत्पन्न हो गया। तो हम कहेंगे 50 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो यानी 50 को पहले किलोग्राम में बदलो, किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 का भाग कर दोगे तो ये कितना 0.05 आ जाएगा, और साथ में इसके 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आपकी क्या आ जाएगी, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यही आपका क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। तो संवेग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान है, और उसमें यदि कोई फोर्स लगाने पर वो चलने लगे तो उसका वेग उत्पन्न हो जाएगा, तो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, हम संवेग कहते हैं, राइट। तो ये है द प्रोडक्ट ऑफ ए मास एंड इट्स वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। इतना ही है, ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा उसमें लीपापोती करने की जरूरत नहीं है, आपको ग्रामर पर वर्क नहीं करना है, वर्क करना है सिर्फ अपनी बातों पर कि क्या चीज़ है, इसमें क्या है, बस 2 चीज़ों का प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है, मास ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, राइट। बस सिर्फ 2 चीज़ों पर वर्क करना, और कुछ भी आपको ग्रामिकली नहीं जाना है कि हमें ग्रामर में सेंटेंस ऐसे बनाना है ऐसे बनाना, नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया, द्रव्यमान इंटू वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ऐसे लिखना चाहो लिख सकते हो आप। देखिए संवेग तो क्लियर हो गया। संवेग के बाद में एक चीज और आती है यहां से, रिलेशन, ठीक है, बिटवीन मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम। ये क्या है भाई, हमारा मोमेंटम यानी संवेग और बल में संबंध निकालना है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो न्यूटन का द्वितीय नियम था वो इसी पर आधारित होता है। देखना जरा, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, F बराबर एम ए, राइट, F बराबर एम ए होता है, F बराबर एम, और A बराबर क्या जानते हो, A बराबर होता है dv बट्टे dt। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ये चीज आ जाएगी। तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, dv बट्टे dt, राइट। अब इसको मैं आगे लिख सकता हूं भाई, कोई कांस्टेंट होता है, आपने कभी देखा होगा जब अवकलन करते हैं हम इस तरीके से, और यहाँ पे 4x है, 4x स्क्वायर, तो इसका इस तरीके 4 को बाहर ले लो, d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं।
लिख सकते नहीं लिख सकते भाई? अवकलन करते समय 4 कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, या जब बाहर ले सकते हैं तो इसको अंदर भी कर सकते हैं। तो ये m क्या है? कांस्टेंट राशि मानी जाती है। तो आप इसका क्या करोगे? d/dx mv इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। अब बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम तो ये क्या हो जाएगा? देखिएगा ये चीज आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से। तो यहाँ से बाद में आपका देखिएगा बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे एक लाइन और लिख सकता हूँ मैं, dv अपॉन यहाँ पे dt आ जाएगा, और dt और ये क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, राइट। तो चलिएगा F बराबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको। तो F बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिएगा mv आप जानते हैं, यहाँ पे लिख दोगे, चूंकि p बराबर होता है mv, तो ये क्या हो जाएगा? d/dt और ये हो जाएगा p, या F बराबर dp/dt, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, समझ में आएगी? dp/dt क्यों आ गया? तो जहां कहीं पे भी बल आ जाए और हम आगे जितने भी डेरिवेशन करेंगे तो उसमें dp/f की जगह पे, बल की जगह पे हम क्या लगा देंगे? dp/dt, राइट। तो ये चीज याद रखनी है आपको, यही रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है? ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, किसी वस्तु पर जो अप्लाइड फोर्स होता है, वो उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम परिवर्तन की दर यानी संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो या फिर ऐसे बोल सकते हो, द मोमेंटम, द चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स होता है कि एक फोर्स एक बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु के क्या कर देता है? मोमेंटम को चेंज कर देता है, बस इतना ही है, राइट। चलिएगा, तो यहां तक तो क्लियर हो गया ना? ये समझ में आ गया कि बल किसके बराबर आएगा। तो यदि किसी की कोई कह दे तो आप ऐसा ही बोल सकते हो, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, उस वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और इसमें मैं एक फोर्स लगाऊं तो इसका वस्तु का वेग कितना बढ़ गया, उसमें कुछ ना कुछ संवेग, इसका संवेग कितना बढ़ गया, समझ रहे हो? संवेग कितना बढ़ गया उसके बराबर होगा। तो मैं कह रहा हूं ऐसे मैंने फोर्स लगाया इस पर और ये थोड़ी सी गति करने लगा तो ये मोशन में आ गया, तो अब हमें इस पर कितना फोर्स लगाया वो निकालना है। तो उसके लिए आप सिंपल सा क्या निकाल दो कि इसकी, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये इस पर m द्रव्यमान का है और इसका वेग v है, और हमने जैसे इस पर फोर्स लगाया तो इसका वेग v से बढ़कर क्या हो गया? ये v1 मान लीजिए, यहाँ पे v से बढ़कर v2 हो गया, और द्रव्यमान तो वही रहेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको ये निकालना है कि ये कितना था mv, पहले कितना था। सपोज दैट ये 2 किलोग्राम की वस्तु है और इसका 4 वेग है, और यहाँ पे वस्तु तो 2 ही किलोग्राम की रहेगी लेकिन वेग बढ़ के 4 से बढ़कर 6 हो गया, तो 4 दूनी 8 था, पहले मोमेंटम 8 था, अब कितना हो गया? 12 हो गया। तो कितना अंतर आया? 12, और 4 का अंतर आया नहीं आया? तो यही क्या कहलाएगा? आपका फोर्स कहलाएगा। और उसके दौरान कितना समय लिया होगा इसने, तो वो और निकाल देना है, उसका भाग कर देना है नीचे, ठीक है। इस तरीके से आप इसका मोमेंटम निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया यहां तक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इम्पल्स पर। इम्पल्स भी लगभग आपके मोमेंटम की जैसा होता है, पर लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। सपोज दैट ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान है m है, और हमने इस पर क्या करा? फोर्स लगाया, एक F लगाया, और वो भी कैसा? लार्ज फोर्स। इस पर क्या किया हमने? एक बड़ा फोर्स अप्लाई किया, और जैसे ही हमने इस पर एक बड़ा फोर्स लगाया तो इसमें क्या हो गया? वेलोसिटी आ जाएगी। सिंपल सी बात है, आप ऐसा समझिएगा, लड़ाई हो जाए आपकी तो क्या करते हो? एकदम मतलब, या फिर लड़ाई को छोड़ो, आप देखे तुमने मतलब क्रिकेट खेलते हुए किसी भी
खिलाड़ी को आपने ऑब्वियसली देखा होगा। को मान लीजिए एक व्यक्ति है और आपका क्रिकेट खेल रहा है और उसके हाथ में एक क्या है, यहाँ पर एक बैट है इस तरीके से, ठीक है। ये इसने यहाँ पर दोनों हाथों से इसने क्या कर रखा है, इसको पकड़ रखा है, राइट। और यहाँ से आपका एक खिलाड़ी दूसरा है और इसने क्या करा, एक बॉल फेंकी, ठीक है। ये आ गई बॉल, और बॉल जैसे यहाँ पे आएगी तो ये क्या करता है, ये ऐसे करेगा, आपका एक मतलब पूरी ताकत हाथ पे लगाएगा, बैट पे लगाएगा और एकदम मारेगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, एक लार्ज फोर्स, यदि कोई लार्ज फोर्स, एक बड़ा अमाउंट में फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक सूक्ष्म समय के लिए यानी स्मॉल टाइम के लिए एक्ट हो, कितने टाइम के लिए, यानी कि वो एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट हो रहा है, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो एक लार्ज फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है, एक्ट होता है, तब देन द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स एंड द स्मॉल टाइम यानी शॉर्ट टाइम इज नोन एज इंपल्स। नहीं समझे कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर सूक्ष्म समय के लिए कार्य करे, तब उस बड़े बल तथा सूक्ष्म समय के गुणनफल को हम इंपल्स, बल का आवेग कहते हैं। तो बल का आवेग बराबर क्या होता है, बल का आवेग बराबर होता है आपका बड़ा बल इंटू सूक्ष्म समय, यह है आपकी परिभाषा। यानी कि जब कोई एक बड़ा बल किसी वस्तु पर सूक्ष्म समय के लिए कार्य करता है, तब उस बड़े बल तथा सूक्ष्म समय के गुणनफल को हम बल का आवेग कहते हैं, राइट। When a large force acting on a short time, when a large force act on a body of a short time, then the product of the large force and the small time या short time is known as impulse, right। तो इसको परिभाषा को मैं लिख दे रहा हूं, आप यहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारी सी परिभाषा है, आप समझ ही गए होंगे। जैसे कि आपका किसी को आप चांटा मार रहे हो, चांटा, तो चांटा मारने समय क्या होता है, देखिएगा एक दो एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको, तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा जैसे कि आपने चांटा पड़ा, तो मतलब क्या है, आपने किसी को लड़ाई में घूसा मारा, तो घूसा क्या है, घूसा ज्यादा समय के लिए नहीं कार्य करता है, घूसा करता है बहुत सूक्ष्म समय के लिए, 1 सेकंड के लिए लगेगा, लेकिन घूसा में इतनी ताकत आप लगाते हो कि उसके दांत वांत को तोड़ के रख देते हो। तो मतलब क्या है कि हमने लार्ज फोर्स अप्लाई किया अपने हाथ से और एक सूक्ष्म समय के लिए, और जितना ज्यादा लार्ज फोर्स होगा उतनी ही तेज वो डैमेज करेगा चीजों को, ठीक है। हथौड़ा देखा, हथौड़ा मारते हो किसी के पास, तो हथौड़े का आप क्या है, मान लीजिए एक चोवा है आपका, चोवे को दीवार में ठोक रहे हो, आप क्या करोगे, हथौड़ा इस पर मारोगे, ऐसे तो नहीं हथौड़े को इस पर ऐसे करके हथौड़े को इस पर रख के फिर उसको करोगे, ऐसा नहीं करते हो ना, ऐसा नहीं करते। मान लीजिए आप ऐसे रख के उसको कितना भी समय तक करते रहो तो वो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन कब जाएगा अंदर, जब उस पर लेकर हथौड़े को ऐसे मारोगे, चोट मारोगे उस पर, तो क्या होगा, एक हमने हैवी फोर्स यानी एक लार्ज अमाउंट में फोर्स, एक हैवी फोर्स एक उस पर हमने अप्लाई किया, और एक सूक्ष्म समय के लिए बिल्कुल 1 सेकंड क्षण भर के लिए इस तरीके से मारा, तो ये अंदर चला जाएगा वो। तो मतलब समझ पा रहे हो बातों को, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं इंपल्स के। यानी कि कोई बड़ा बल, जैसे क्रिकेट खेलते हो, बॉल आई, बैट पर बॉल है का 1 घंटे तक नहीं चिपकी रहती है, वो बॉल तो 1 सेकंड के लिए लगती है, लेकिन उसी से डिसाइड होता है कि छक्का जाएगी या चौका जाएगी या 1-2 रन लिया जाएगा। यदि हल्का लगेगा फोर्स तो थोड़ी दूर जा रही है, यदि छक्का लगने के लिए क्या है, उसको तेजी से मारना पड़ता है, उसको पूरे बैट पर एकदम अच्छी तरह से ग्रिप बनाकर तगड़ी तरह से फोर्स अप्लाई करना होगा, तो बॉल काफी दूर जाएगी, ठीक है। समझ पाए बातों को, तो यही होता है इंपल्स। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, देखिएगा मैं चलिएगा, तो परिभाषा आप लिख सकते हो, परिभाषा लिख दे रहे हैं, when a large force, F-O-R-C-E, force acting on a object for a short time, then the product of large force and short time is called
इम्पल्स। इम्पल्स तो इम्पल्स बराबर क्या हो जाएगा? इम्पल्स बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम, शॉर्ट टाइम। ठीक है, शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम, या आप इम्पल्स बराबर लिख सकते हो एफ इंटू डेल्टा टी, या आप लिख सकते हो इसको ये आ गया आपका फोर्स। ठीक है, एक बड़ा बल, लार्ज फोर्स, शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम को मैंने डेल्टा टी, यानी बहुत ही छोटा समय रहेगा, 1 सेकंड, आधा सेकंड, 1/2 सेकंड, इस तरीके। मतलब बॉल बैट से कितने समय तक लगती है, चांटा गाल से कितने, हाथ कितनी देर तक टच होगा। यदि आपने कट देखना अपनी मम्मी का चांटा खाया हो या कहीं और से, तो कैसा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरे 1 घंटा तक चिपका रहेगा हाथ। हाथ तो बहुत सेकंड के लिए लगता है, लेकिन हाथ का जो फोर्स होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, यानी कि हैवी होता है। और आप समझ ही जाओ, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो जाएगा आपका, जब एक बड़ा फोर्स किसी वस्तु पर सूक्ष्म समय के लिए कार्य करता है, तो जब एक बड़ा बल किसी वस्तु पर सूक्ष्म समय के लिए कार्य करता है, तब वस्तु के बड़े बल तथा सूक्ष्म समय के गुणनफल को वस्तु का क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। तो बल तथा समय अंतराल का प्रोडक्ट यानी क्या कहलाता है? ये लिखा हुआ है सारा कुछ, आप टेंशन मत लो, बाकी तो आपको पता ही है ना किस तरीके से करना है। ठीक है, when a large force act on a object for a short time, then the product of the force and the small time is called impulse. Impulse is equal to force into small time या short time, F into delta t या dt, right? चलिएगा, अब यहाँ के बाद में आपका थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये आपकी जो क्वांटिटी कैसी होती है, ये क्वांटिटी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना है। इम्पल्स कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। और इसकी डायमेंशन जो होती है वो, और आप लिख सकते हो mlt-1, ये इस तरीके से इसकी डायमेंशन होती है। आगे हम बात करते हैं इसकी यूनिट इसकी होती है भाई आपको न्यूटन, और ये क्या है? न्यूटन टाइम का क्या होता है? न्यूटन सेकंड इसकी क्या होती है? यूनिट होती है, राइट। चलिएगा, अब आपका एक आ जाता है, इसका टॉपिक आ जाता है आपका रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। चलिएगा, relation between इम्पल्स एंड मोमेंटम, राइट। तो देखिएगा, आपको इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताना है। रिलेशन का मतलब यह है कि एक ऐसा फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है जिसमें आपका इम्पल्स भी आ रहा हो, इम्पल्स भी प्रेजेंट हो, और आपका मोमेंटम भी प्रेजेंट हो, यानी कि मोमेंटम और इम्पल्स दोनों चीज आ रही हो, एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आना है। अब आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, यानी कि आवेग तथा संवेग में संबंध स्थापित करो, इस तरीके से आ जाता है। तो प्रश्न भी आता है, प्रश्न भी बताऊंगा मैं। तो देखिएगा, यहां पर जैसे कि सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और जिसका द्रव्यमान है m, यानी कि ये इसका मास है m, और इसकी जो वेलोसिटी है ये मान लीजिए v1 वेग से चल रहा है। इसका इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? v1 है, या आप इनिशियल वेलोसिटी u भी मान सकते हो। वैसे u मानोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से v1 ही लिख रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है v1 लिखना। लेकिन आप इनिशियल वेलोसिटी को आप u भी मान सकते हो, क्योंकि मैकेनिक्स में इनिशियल वेलोसिटी को यानी प्रारंभिक वेग को u मानते हैं और अंतिम वेग को v मानते हैं। तो आप फाइनल वेलोसिटी को v मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है।
तो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो m है और जिसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v1 है, प्रारंभिक वेग। और जैसे ही सपोज दैट कि इस पर हमने एक फोर्स लगाया और जैसे ही फोर्स लगाया तो इसका वेग बढ़ गया और ये वस्तु मोशन करने लगी और इसका वेग मान लीजिए v1 से बढ़कर कितना हो गया, v2 हो गया, और इसका द्रव्यमान तो m ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा। अब यहां के बाद में हमें तो रिलेशन निकालना है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? आप जानते हो कि बल बराबर, जैसे हमने इस पर बल लगाया तो बल बराबर क्या होता है, एम ए होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, एसेलरेशन। आप जानते हो एसेलरेशन क्यों? क्योंकि जैसे ही हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, यदि उसका वेग बढ़ गया, सिंपल सी बात है, जब हम उसको फोर्स लगाएंगे तो उसका वेग इंक्रीज होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने माना कि उसका वेग, मान लीजिए गाड़ी चल रही है, साइकिल चल रही है, उस पर आप धक्का लगाने लगो, ठीक है, तो उसका वेग बढ़ गया। तो हमने क्या है, इधर ये चल रहा है, इधर की ओर चल रही है, इसके पीछे की ओर से फोर्स लगाया उसकी ही डायरेक्शन में, उसके मोशन की डायरेक्शन में, तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो मतलब क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी में क्या आ गया, त्वरण आ गया, एक्सेलरेशन उत्पन्न हो गया। एक्सेलरेशन का ही मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में वृद्धि, यानी कि उसके वेग इंक्रीज होना, वेग का बढ़ना, क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है, F बराबर एम ए। और आप जानते ही हो वैसे कि बल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एम ए होता है, राइट। चलिएगा, F बराबर यहाँ पे एक ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखना जरा। इसका प्रारंभिक वेग था, तो आप जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, dv बट्टे dt होता है। क्या हो जाए, dv बट्टे dt होता है ए। त्वरण क्या होता है, dv बट्टे dt होता है। F बराबर m, ठीक है। dv का मतलब क्या है, वेग कितना था, v2 माइनस v1, कितना वेग चेंज हो रहा है आपका, ये चीज चेंज हो रही है, राइट। देखिएगा, आप ऐसे नहीं ऐसे लिख दीजिए, आपको ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा। dv बट्टे, और dt को इधर ले आइए, dt को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका f इंटू डी टी, ये हो जाएगा f इंटू डी टी बराबर m। इसको आप कितना लिख सकते हो, d का मतलब, dv का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन। dv का मतलब क्या है, वेग में चेंज, कितना चेंज हो रहा है, वेग में चेंज हो रहा है v2 माइनस v1, ठीक है। dv का मतलब क्या होता है, चेंज, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो हमने क्या करा, dt को इधर ले आए और dv को यहां पर छोड़ दिया। dv का मतलब क्या है, चेंज, ठीक है। आप मतलब dv बराबर होता है आपका d मतलब डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि डेल्टा एक्स को लिखते हैं तो x2 माइनस x1 लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी dv का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा, और डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं आप सिंपली, ठीक है। तो ये हो गया, इतना आप समझ लीजिए। ऐसे बीएससी में हो आप, इतनी चीज को हमेशा याद रहनी चाहिए कि भैया dv को डेल्टा वी लिख सकते हैं, और डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, एक्स, मतलब जैसे आपने ये बहुत भली भांति जानते हो कि डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1, ठीक है। चलिएगा, ये अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, f इंटू डी टी बराबर ये एम वी टू माइनस एम वी वन, ये हो जाएगा f इंटू डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये m द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, v क्या है, वेग है, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाता है, मोमेंटम। परिभाषा बताई थी कि भैया p बराबर क्या होता है, mv, लेकिन यहाँ पे v2 लग रहा है, यानी कि कौन सी वेलोसिटी है, अंतिम वेलोसिटी है। जब अंतिम वेलोसिटी है तो कौन सा मोमेंटम होगा, अंतिम मोमेंटम होगा p2 माइनस, और ये क्या है, mv1, यानी कि ये हो जाएगा p1, राइट। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा आपका f इंटू डी टी बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा p, डेल्टा पी आ गया, ये चीज आ गई आपकी, ठीक है। ये चीज दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रही है तो देखिएगा, f इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी बराबर ये P2 माइनस P1, इसको लिख सकते हो आप डेल्टा P लिख सकते हो, राइट। और ये हो जाएगा आपका क्या है, एक बल इंटू समय, बल इंटू समय, बल इंटू सूक्ष्म समय, क्या होता है, इम्पल्स होता है, ये इम्पल्स बराबर, और ये क्या है, dp, dp का मतलब क्या है, ये आपका मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम में चेंज है, तो चेंज इन मोमेंटम, क्या है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि आपका क्या है, मोमेंटम में परिवर्तन, ठीक है, मोमेंटम। तो ये चीज आ गई आपकी। तो ओवरऑल आप क्या चीज समझ गए कि यानी कि ये है आपका आवेग, जो आवेग होता है वो किसके बराबर होता है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग किसके बराबर होता है आपका, संवेग परिवर्तन, ये याद रखना,
ठीक है, कभी भी गलत मत कर देना। आप आवेग को संवेग के बराबर नहीं, बल का आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन के। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आता है, सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु पर लगाया गया किसी वस्तु पर यदि कोई बल लगाया जाए तो वस्तु का आवेग वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। सिद्ध करो कि वस्तु का बल का आवेग संवेग परिवर्तन की बराबर होता है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। याद रखना क्या कह रहा हूं मैं, वस्तु का आवेग संवेग परिवर्तन, आवेश नहीं आवेग, वस्तु का आवेग क्या होता है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। राइट, तो ये चीज याद रखनी है आपको, संवेग परिवर्तन के बराबर। तो यहां पर हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। Hence we can say that the impulse of a force is equal to the change in momentum, right? वह या लिख सकते हैं, मतलब अतः हम कह सकते हैं, hence we can say that, अतः हम कह सकते हैं कि बल का आवेग impulse of a force इज इक्वल टू द बराबर होता है, इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम लिख दीजिए या चेंज इन मोमेंटम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोमेंटम में परिवर्तन के बराबर होता है, केवल मोमेंटम लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। किसके बराबर है, इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम या चेंज ऑफ द मोमेंटम। राइट, तो ये हो गया आपका पूरी तरह से, ये छोटा सा डेरिवेशन था, ये आपका इंपोर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता रहता है, इंपोर्टेंट कर लेना इसको, वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। CCS यूनिवर्सिटी के लिए आप ध्यान रखना, CCSU के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज मैथ की क्लास भी चलेगी। मिलते हैं खूबसूरत वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।